माय डियर लेडीज एंड लेडास, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि रीजनिंग है, रोस्टिंग नहीं। आपने सुना है कितनी बार कि हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर कभी आपने ये सुना है कि हर शुरुआत की भी एक कहानी होती है? तो इस वीडियो की मैं आपको शुरुआत की एक कहानी सुनाता हूँ। जब यूट्यूब पर मैं ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए फैंटेसी वीडियो देख रहा था, मेरे फीड में ये वीडियो आया, हाउ टू गेट स्क्रीनिंग इन एसएसबी। बहुत एक्साइटेड हुआ कि चलो स्क्रीनिंग के कुछ नए टिप्स मिलेंगे जो बच्चों के साथ शेयर किए जाएंगे। पूरा वीडियो देखा 1.5 की स्पीड से, और जो एक्साइटमेंट था वो स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही हो गया। फिर एक दिन पूरा सोचा कि रिस्पेक्टेड ऑनरेबल कर्नल साहब के पॉइंट को काउंटर किया जाए या नहीं, करना सही रहेगा या नहीं। फिर मुझे ये कोट दिखा और इस वीडियो की कहानी खत्म हो गई और वीडियो स्टार्ट हो गया। गाड़ी स्टार्ट कर। कर्नल अंकल के वीडियो की मैंने रिवाइव करने की कोशिश की है, रोस्ट नहीं। रिवाइव का हिंदी अर्थ समझें तो ये कहना चाहता है कि किसी भी थीम को फिर से जीवित करना, जान डाल देना या संभालना। इस वीडियो का थंबनेल को हम अगर देखें तो ये कहता है स्क्रीनिंग इन एसएसबी में कैसे हो। एसएसबी का स्क्रीनिंग इन, जिसको मिनी एसएसबी और स्टेज 1 भी कहा जाता है, इसको पार करने के लिए आपको 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला OIR और दूसरा PPD। OIR पे मैं समझता हूँ कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो लड़का यूपीएससी का रिटर्न की लेकर आ रहा हो उसको मुट्ठ मारना सिखाना बहुत ही इलॉजिकल होगा। पर आपको पता है कि एसएसबी के दर्शन आपको 2 इंटरेस्ट होते हैं। पहला पेड एंट्री NDI में OTA, जिसमें आप रिटर्न के क्वेश्चंस का बलात्कार करके चमत्कार करते हैं, और दूसरी कूपन एंट्रीज NCC-TS BTEC एंट्री, जो आपको फ्री में मिलती है। अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस कूपन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ तो अपना हिलाना होगा। यहाँ पर आपके नुन्नू की नहीं बल्कि आपके एफर्ट्स, आपके कर्म की बात हो रही है। तो कूपन एंट्रीज वालों को OIR की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और जो पेड एंट्री वाले हैं हो सके तो भी 1-2 दिन पहले अच्छे से फॉर्मेट को देख लें। अदरवाइज आपके बालों का हेयर फॉल हो ना हो, पर OIR टेस्ट को फेस करते समय आपका नुन्नू का स्नोफॉल पक्का हो जाएगा। सर ट्रूली स्पीकिंग स्क्रीनिंग का रेशो वैसे भी 6 to 8% होता है, तो सब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, दे फेस डिफिकल्टी जस्ट टू गेट स्क्रीन है। 90% है। यस सर। 5 to 6% है। मेरा तो नहीं है। 90% है। आई डिफाइन दिस स्टेटमेंट। तो लेडीज एंड लेडास, वीडियो शुरू हुआ और आपने देखा दीदी ने एक बेहतरीन क्वेश्चन दागा। स्क्रीन का रेशियो 6 to 8% होता है। दीदी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिफोर आस्किंग क्वेश्चन डू सम होमवर्क, और अब क्लियरिटी देते हुए बताना चाहूंगा अपनी छोटी बहन को यहाँ पर कि स्क्रीनिंग का रेशियो एसएसबी में एंट्रीज पे डिपेंड करता है। अगर आप कूपन एंट्री में एसएसबी दे रहे हो तो स्टेज 1 क्लियरेंस का रेशियो रहेगा 15 to 25%, और अगर आप पेड एंट्री पे हो तो रेशियो ऊपर चला जाता है, क्योंकि आप रिटर्न पे मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। तो परसेंटेज रहता है अराउंड 25 to 40%, एंड इट्स नॉट एन एक्यूरेट परसेंटेज, क्योंकि इस परसेंटेज के ऊपर बैठा है बोर्ड। ये फैक्ट स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड अपॉन आप किस बोर्ड पे हैं। पर 6 to 8% दीदी बहुत बड़ा इलॉजिकल पॉइंट था आपका। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस दीदी इस बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर देते हुए कर्नल अंकल कहते हैं कि मेरा 90% स्क्रीन रेशियो है। इसका मतलब अगर कर्नल अंकल 10 बच्चों को स्क्रीनिंग की तैयारी करा रहे हैं PPT की, तो उसमें से 9 इन होने वाले हैं। अंकल, ओ अंकल प्लीज, इतना नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज 8 इयर्स का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर इस यूनिवर्स से अगेन आई एम सेइंग इस यूनिवर्स से कोई PPT की प्रिपरेशन कराने वाला आ जाए तो वो भी इतना रिजल्ट नहीं ला सकता है। अब जो मेरे को नहीं जानते, जिनको मैंने नहीं पढ़ाया, जिनको मैंने PPT की तैयारी नहीं कराई, वो बोलेंगे कि कर्नल अंकल बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं PPT की और आप जबरदस्ती का रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं कहूंगा, सुन लड़नेदारी इंसान, PPT में परफॉर्म करना बताने वाले से ज्यादा समझने वाले पे डिपेंड करता है। मैं नरेशन की तैयारी वर्ड टू वर्ड कराता हूँ, उसके ऊपर से मैं मोर देन 100 PPT का टेस्ट प्रैक्टिस कराता हूँ, और उसके ऊपर से GD में क्या क्या बोलना है, क्या क्या पॉइंट बोलने हैं वो भी बताता हूँ। इसके बावजूद मेरा रेशियो है 70 to 80%, और कभी कभी 60% और 50% भी, यानी कि 10 बच्चों में से 6 से 8 और कभी 5 और 6 बच्चे स्क्रीनिंग हो रहे हैं। और इतनी मरवाने के बाद ऐसा रिजल्ट इसलिए क्योंकि आपको एक टर्म यहाँ पर अच्छे से समझना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेनेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड ट्रेनेबिलिटी, मतलब सीखने वाला इंसान यहाँ पर सिखाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सीखने वाला ट्रेनेबल नहीं है, मतलब जो बताया जा रहा है उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो स्क्रीनिंग गया तेल लेने को। बताने वाले से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने वाला बड़ा है। तो रेशियो आप पे डिपेंड नहीं करता है कर्नल अंकल, रेशियो डिपेंड करता है कौन परफॉर्म कर रहा है। ओ भाई ये क्या है? अब दीदी जी ये भी कह सकती है कि ये चूतिया है, इसको समझ में नहीं आया। मैं तो पूरी एक इंटर की बात कर रही हूँ। तो दीदी अगर मैं आपको रिसेंट फैक्ट बताऊं IMA 157 कोर्स का, तो ये फिगर है, और NDA 152 कोर्स का इस बार रिकमेंडेशन और स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बड़ा है। 46% स्क्रीनिंग NDA 152, और NCC 55 की बात करें तो 21% स्क्रीनिंग रेशियो था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Based on only one thing, and that is your performance. If you perform, you tell me, कौन आदमी है जो आपको रिजेक्ट करेगा?
कजन अंकल बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बता दूं परफॉर्मेंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। परफॉर्मेंस की कभी भी मत सोचो लाइफ में, प्रिपरेशन पे फोकस करो। प्रिपरेशन रूट है परफॉर्मेंस का। इफ यू नो हाउ टू फिल स्क्वायर बॉक्स इन पीपीटी and write a average story reference to factor 2 factor 3 and you know how to keep a proper narration, then you overcome the competition in any स्क्रीनिंग। इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा गेम ऑफ ओल्ड क्यूज बुक का हाउ टू क्लियर मिनी एसएसबी चैप्टर पढ़ें, और जैसे मुट्ठी मार के आप अपने नुन्नू के साइज बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वैसे इसे पढ़कर अपने एसएसबी प्रिपरेशन का विस्तार करें। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। 3 मिनट आपको मिलेंगे, अपना 30 सेकंड स्टोरी देखने के लिए मिलेंगे, 4 मिनट लिखने के लिए मिलेंगे। वीडियो देखने वाले समस्त लंडधारियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप मुझे बताएं 30 सेकंड पिक्चर देखने के और 4 मिनट स्टोरी लिखने के, क्या ये अंकल सही हैं या फिर ये वाले अंकल? 30 seconds to see the picture, 30 seconds to annotate the box, and 4 minutes to write the story. टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। टमाटर ले लो, आलू ले लो, इतने ले लो, इसका धनिया फ्री ले लो, बढ़िया टमाटर, ताजे टमाटर। पंदर अंकल ने सब्जी वाले का एग्जांपल दिया। अंकल जी को मैं एक पॉइंट सजेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी आप एग्जांपल दें तो हमेशा वो एग्जांपल दें जिससे सुनने वाला रिलेट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं अंकल जी की तरह, देखा सब्जी वाला कितनी मेहनत करता है, पहले खुद की मरवाता है फिर कस्टमर की मारता है। आपके दिमाग में जो इमेज बनी वो क्लियर नहीं है, सब्जी वाला का कोई नाम या आइडेंटिटी नहीं है। वहीं पे अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं जिसके आइडेंटिटी और इमेज आपकी ब्रेन में फीड है तो आप और अच्छे से एसोसिएट कर पाएंगे। लाइक ऐसे रिंकू सिंह क्रिकेटर, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में T20 में टॉप 11 में खेलना, वो भी बिना किसी सपोर्ट और बैकग्राउंड के, कैसा है आप इवेलुएट करिए और समझिए, इस दर्द को फील करिए और अपने एफर्ट में लेकर आइए। तो बताइए कौन सा एग्जांपल ज्यादा एसोसिएट करा आप? इट्स नॉट अबाउट रिंकू सिंह, देयर आर मेनी एग्जांपल, जायसवाल हो या जडेजा, या फुटबॉल की दुनिया की बात करें तो बैचिंग बोटिया हो या मेसी और CR7 की जर्नी, सेडियो माने सेनेगल का हीरो, स्पेशली यूट्यूब पे जाके उसकी जर्नी को चेकआउट करिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक, नाम ढूंढना और जर्नी भी। और अगर लाइफ में कोई पैरामीटर खड़ा ही करना है ना तो हमेशा पैरामीटर आगे वालों का हो, और वो भी फुल क्लैरिटी के साथ। सब्जी वाले का अगर आप एग्जांपल दे रहे हो तो फिर उससे बेटर एग्जांपल तो रिक्शे वाले का है। सब्जी वाला तो ऐसा है जैसे हर घर में सब्जी बनती है और अगर सारी सब्जी ना बिकी तो खुद यूज करके खा लेगा, बची भी कल बेच देगा। अंकल मुझे ये बताइए, रिक्शे वाले को अगर सवारी ना मिली तो वो क्या खाएगा? आप प्रोबेबिलिटी देखिए इसका कितना दर्द है। मैंने लाइफ में गांड तक जोर लगाना, मुहारे का एग्जांपल रिक्शे वाले में ही देखा है। उसके बाद 40 से 45 मिनट है, वहां पे खड़े होकर के 50 सेकंड के अंदर अगर अपनी बात अच्छे से रखता है। देखिए नरेशन में आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा। You'll have to narrate. For this, you get 45 seconds to 30 to 60 seconds. That means maximum you can take is 1 minute time. When you narrate, you get hardly 1 minute, and you got to be very intelligent. Okay, in this 1 minute, you should be able to fix in your stories. पहले पार्ट में आप स्टोरी के स्क्वायर बॉक्स को डिस्क्राइब करिए, फिर एक्शन बोलिए, फिर माई स्टोरीज एज। कोशिश करिए कि इतना आप 15 से 16 सेकंड में कंप्लीट करें, और अगले 35 to 40 सेकंड में आप स्टोरी बोलने की कोशिश करिए। तो विद इन 55 सेकंड बिफोर 1 मिनट कैन कंप्लीट योर होल स्टोरी। Morning, this is Sheetal, and today what I perceive in the picture is this. Main hero is this, mood is positive, negative, neutral, जो भी आपका. And my story goes like this. कर्नल अंकल नरेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, पहले अपना नाम बोलकर फिर टुडे आई रेट माय स्टोरी, सी दिस इज बुलशिट। वहां पर आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि कोई विश नहीं करना, सीधा स्टोरी को पेलना है। आपको ऐसे स्टार्ट करना है, फ्रेंड्स द पिक्चर शोन टू अस, आई फाउंड आउट देयर वर डैश कैरेक्टर। कितने आपको कैरेक्टर दिखे, उसके बाद कितने मेल दिखे, कितने फीमेल दिखे, उनकी एज रेंजिंग कितनी थी वो बोलिए, फिर उनका मूड बोलिए ऑप्टिमिस्टिक, उसके बाद एक्शन एंड देन माई स्टोरीज एज। और मैंने बोला ये 15 से 16 सेकंड में बोलने का प्रयास करिए। फिर अनिल अंकल बोलते हैं कि यार मूड पॉजिटिव निगेटिव, देखिए सी मूड 2 ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पर जैसे क्लियर द मिनी एसएसबी में बोला गया है कि अगर हीरो की ही गांड फटेगी तो कौन काम करे, तो हीरो को हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज हीरो आपके ऑप्टिमिस्टिक रहे, और उनको अगर आप निगेटिव लेके जाना चाहते हैं आपकी मर्जी, बट हीरो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे। और दूसरा न्यूट्रल मूड को आप बिल्कुल इग्नोर करिए, ठीक है ना। आप खुद से समझिए लाइफ का में आपके साथ अच्छा हुआ है या थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, कभी आपको चीजें अच्छी लगी या नहीं लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपको समझ में नहीं आया कि क्या सही था क्या गलत था। अगर ऐसा हुआ है ना तो दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी। आपका स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे सामने वाली लड़की आपको अच्छी लगी या ठीक है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया कि अच्छी लगी या ठीक है। टमाटर ले लो, आलू ले लो, इतने ले लो, इसका धनिया फ्री ले लो, बढ़िया टमाटर, ताजे टमाटर।
19.47 मिनट इस वीडियो की लेंथ है और 5.30 पे मैं रुक गया हूँ। यहाँ पे आता है आलू ले लो, प्याज ले लो। इसके आगे मैं सोचता हूँ कि बनाना और बताना टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी और आपका भी। और अगर आप पूछे कि यार 19.4 मिनट में कुछ भी सही नहीं था, तो मैं बोलूंगा हाँ, एक चीज सही नहीं बट बहुत सही था। और ये कर्नल अंकल की फिलॉसफी का सबसे बेस्ट पार्ट। मेरे साथ हुआ था, उसने 10 सवाल पूछे, मुझे 6 नहीं आते थे जनरल अवेयरनेस के। आई सेड आई डोंट नो सर, आई डोंट नो। बट अब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है शायद उसने देखा होगा, चलो कोई बात नहीं यार, एकेडमिक्स की प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हिज वर्थ। देखो यार, आई डोंट नो सही है बोलकर मैं कवर अप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरी पहली बुक अवेकन योरसेल्फ उठाएंगे, इनटू चैप्टर निकालेंगे, पेज नंबर 135, तो आप देखेंगे कि 2017 में मैं लिख चुका हूँ कि आई डोंट नो फिलॉसफी का किसी भी इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस होता है। बाकी यार मुझे जो सही नहीं लगा वो मैंने गलत नहीं बोला है, बट जो गलत है वही गलत बोला है विद प्रॉपर रीजनिंग, फैक्ट एंड फिगर। बिकॉज मैं उन चीटियों का सरदार हूँ जो बोलते हैं ना, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। बाकी कर्नल अंकल टेक इट एज ए लर्निंग, इंप्लीमेंट एंड इंप्रूव। और अगर किसी को लगे कि यार मैंने जबरदस्ती का रोस्ट किया ना, तो संदीप रेड्डी वेंगा की वो लाइन याद कर लेना जिसने बोला था कि यार बैलेंस क्या होती है मैं एनिमल मूवी में दिखाऊंगा, तो रोस्टिंग क्या होती है मैं आने वाली कर्नल अंकल की फिलॉसफी में दिखाऊंगा। बाकी उसके सिवाय बाकी जितना भी डिसीजन लेना हो, कुछ पढ़ाना हो, सिखाना हो, वो मैं यहाँ से काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम हियर। इट्स अ टूल मल्टीपर्पज फॉर मी। मैं सुनता भी यहीं से, लोग है ना कान से सुनते, मैं दिल से सुनता हूँ। लोग आंखों से देखते हैं, मैं देखता भी यहीं दिल से ही हूँ, है ना। लोग डिसीजन लेते हैं दिमाग से लेते हैं, मैं डिसीजन भी यहीं से लेता हूँ। तो मेरे ज्यादातर काम ना इसी बैंक में हो जाते हैं फ्रॉम माय हार्ट। सो आई कीप थिंग्स सिंपल, है ना। जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा है, जितना कम दिमाग लगाया जाए ठीक है। दिमाग की बजाय मैं कहता हूँ दिमाग नहीं लगाना,